बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। लखनऊ से जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जेल के अंदर से वसूली की कॉल। अकील अंसारी ने जेल से धमकी दी है। बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से युवक ने पुलिस को धमकी दी। धमकी की खबर पुलिस को दी, जिसके बाद जेल प्रशासन हरकत में आया है। जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अकील अंसारी की तरफ से वसूली को लेकर कॉल किया गया था। तो आपको बता दें कि ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है, इस पर डीजी जेल का क्या कहना है, ये सुनिए। ये ऑडियो उस समय का है जब पुलिस अभिरक्षा लखनऊ में पेशी पर आया हुआ था। कथित ऑडियो में अकील खुद ये कहते हुए सुना जा सकता है कि वो पेशी के दौरान फोन पर बात कर रहा है। वो जेल से बाहर रहते हुए ये कह रहा है जेल के अंदर से कॉल नहीं की गई है। प्लीज इसको अपडेट कर लें। तो अनूप हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनूप, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? क्योंकि डीजी कुछ और कह रहे हैं और मामला कुछ और निकल करके सामने आ रहा है। देखिए पूजा, पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो अकील अंसारी जो है ये गैंगस्टर एक्ट के तहत उसको अंदर जेल में बंद है। हत्या का मुकदमा चल रहा है जिसमें जिस तरीके से जेल में बंद है, वहां से जब इसका एक ऑडियो वायरल होता है जिससे एक व्यापारी से वसूली के लिए इसका फोन जाता है और जान से मारने की धमकी भी देता है। इस तरीके से वीडियो वायरल होने के बाद अचानक हरकत में आ गई पुलिस और जेल प्रशासन भी कहीं न कहीं सवालों को घेरे में था। उसके बाद जो डीजी जेल है आनंद कुमार, उन्होंने जिस तरीके से अपने ट्विटर पर सफाई देते हुए बताया कि ये जो ऑडियो है पुलिस अभिरक्षा में है। बिल्कुल उनका अगर कहना है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी खबर है कि पुलिस अभिरक्षा में अगर कोई व्यक्ति अपराधी बात करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। पुलिस अभिरक्षा में आखिर वो कौन सा पुलिसकर्मी था जो फोन उपलब्ध करा रहा था, आखिर वो जिस तरीके से फेक धमकी दे रहा था, बंदी की पैसे की मांग कर रहा था, ये तमाम जिस चीजें सवाल खड़े होते हैं। यानी कहीं न कहीं जो रसूख बदमाशों का पहले हुआ करता था, पुलिस की मिली भगत से जिस तरीके से जेल के अंदर दुकान चलाते थे अपराध की, यानी कहा जा सकता अभी भी कहीं न कहीं वो जज्बा जिस तरीके से जो अपराध की दुकानों का कायम है, अपराधी अभी भी कहीं न कहीं बेखौफ है, चाहे जेल में हो या जेल के बाहर हो। ठीक है, लगातार और देखने की बात ये है अनूप कि ये ऑडियो वायरल हुआ। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद अब डीजी का जो ये बयान सामने आया है, इसके बाद आगे क्या कार्रवाई होती है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का कल उन्होंने जायजा लिया था जब शुभारंभ हुआ था। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुड़ स्वास्थ्य के लिए औषधि का काम करता है और उन्होंने कहा कि गुड़ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई काम किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गुड़ महोत्सव का शुभारंभ किया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पर जाकर गुड़ की वैरायटी चेक कर रहे हैं। इसके अलावा गुड़ से होने वाले लाभों के बारे में बात कर रहे हैं। गुड़ एक औषधि भी है और लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुड़ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेहतरीन काम किया है। खासतौर से गन्ना किसानों की बात करें तो गन्ने का जो पेमेंट है वो योगी सरकार ने सबसे ज्यादा भुगतान किया है और तमाम गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए, इसके अलावा गुड़ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुड़ महोत्सव में पहुंचकर एक से दूसरे स्टॉल पर जाकर गुड़ की तमाम जो गुणवत्ता की चीजें हैं उन पर जाके बात की। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, लखनऊ। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत को आज याद किया। लखनऊ के लोक भवन प्रांगण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित करी। तो वहीं इस दौरान उनके साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कृषि कानून के विरोध में आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मेरठ में किसानों की महापंचायत में पहुंची थी। मेरठ में किसान महापंचायत को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई किसान महापंचायत कर चुकी प्रियंका गांधी अब मेरठ में भी राजनीतिक जमीन तलाश रही हैं। गौरतलब ये भी है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में महापंचायतों का दौर लगातार जारी है। पश्चिम यूपी में प्रियंका की ये 5वीं महापंचायत रही। तो वहीं महापंचायत को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है।
चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका का भव्य स्वागत हुआ, ट्रैक्टर चलाकर विरोध करती नजर आई। मंच से प्रियंका ने हुंकार भरी है। महापंचायत में प्रियंका पहुंची हैं। इसी तरह से भाजपा की सरकार भी किसानों का शोषण कर रही है। 3 ऐसे कानून लाई है जिससे आपकी जो कमाई है वो आपको ठीक ढंग से नहीं मिल पाएगी। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ये 3 कानून क्या है। सबसे पहला कानून बड़े बड़े उद्योगपति खरबपतियों को जमाखोरी की इजाजत देता है। वो कितना भी जमा करे, कब करे, कितने समय के लिए करे, आपको कितने दाम पर बेचे, सब उन्हीं पर निर्भर है। तो प्रेम शंकर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। प्रेम, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी देखिए पूजा जी, प्रियंका गांधी मेरठ में आई और उन्होंने रैली भी संबोधित की, लेकिन जो उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में किसान रैली में पहुंचेंगे वो नजारा दिखाई नहीं दिया। किसानों के अलावा आम लोग ज्यादा दिखाई दिए। इसमें जो है अल्पसंख्यक लोग कह सकते हैं, दलित लोग कह सकते हैं, जिनको ऐसा भी सुनने में आया है कि बाहर के जिलों से जो है बसों में भरकर लाया गया था। और जो है जो किसानों की जिस तरह से इन्होंने किसान रैली का नाम दिया था, किसान पंचायत का नाम दिया था, वो फिलहाल हालात नजर नहीं आए हैं। किसानों की संख्या बेहद कम रही है और जो रैली में मौजूद लोग थे उनकी संख्या भी उम्मीद से काफी कम देखने में नजर आई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र में 3 मार्च को हुए सांसद कौशल किशोर के बेटे पर गोली मरवाने के कांड के मामले में सांसद की बहू ने चौंकाने वाला खुलासा किया। सांसद की बहू अंकिता ने जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र में कौशल किशोर सांसद मोहनलालगंज के उनके बेटे आयुष को संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगी और थोड़ी देर बाद पुलिस ने खुलासा कर दिया कि गोली किसने चलाई थी और किस वजह से चलाई थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कौशल किशोर सांसद की जो बहू हैं वो मेरे साथ हैं बात करने के लिए। मैम, किस तरीके से जो घटना हुई थी उसको आयुष अभी भी फरार है, आपसे बात हुई है, कहाँ है, किस तरीके से हालात में? जी मेरी बात हुई थी आज सुबह, तो उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली में हूँ, पर जब उनके पापा से पूछी गई ये बात तो उन्होंने मना कर दिया इस चीज़ का साफ कि वो दिल्ली में नहीं है मेरे फ्लैट पे। जबकि मेरी बात हुई थी सुबह 3 साढ़े 3 घंटे की बात हुई थी हमारी, लगभग 2 बजे से लेकर के 6 साढ़े 6 बजे तक बात हुई है। तो उसमें मुझे ये बोला कि जो है मैं दिल्ली में ही हूँ और पापा द्वारा मुझे यहाँ पे छोड़ा गया है। अच्छा, उस घटना की बात करें, चूंकि आपका भाई था उसने आयुष को गोली मारी थी, क्या पूरा मामला था और किसको फंसाने की बात चल रही थी जो बीच में मामले आ रहे? बात ये थी फंसाने की, उसको उसका बिजनेस का कुछ लड़ाई झगड़ा था, तो उसको लेकर के ही ये हुआ था कि फंसाना है, ये सब सारी चीज़ें उन लोग की प्लान हुए थे। मुझे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी भी नहीं है, तो उन लोग की जो भी बातें हुई थी, बात ये फिर आदर्श ने, जैसा कि मुझे पता है जो बोला गया, मैंने जो सुना है, क्योंकि मेरी इस पे किसी से बात नहीं हुई है, तो ये बोला कि हाँ आदर्श ने गोली चलाई है। तो आदर्श ने बोला कि मैंने गोली चलाई मगर आयुष के कहने पे चलाई, क्योंकि आयुष ने कहा तुम मुझे मारो गोली, मैं तुमको बचा लूंगा और तुमको जेल नहीं जाने दूंगा, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, ये बात हुई। तो आयुष और आदर्श के किस तरीके से क्या आपस में मिलजुल के काम करते थे? किसी काम को, जैसे कोई बिजनेस की बात करें तो आपस में पार्टनरशिप करते थे? जी उनका कोई पार्टनरशिप किसी भी चीज़ में नहीं था और वो उन दोनों का रिश्ता भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा था और कोई भी किसी भी प्रकार की कोई उन लोग की बहस कभी नहीं हुई। आज तक इतने दिनों में कभी बहस नहीं हुई, इवन दोनों अच्छे से रहते थे साथ में। अब आपकी जान पे अपना खतरा बता रही हैं, किससे खतरा है, कौन वो लोग हैं? ये आयुष ने मुझे बताया कि तुम बस संभल के रहना और हो सके तो बाहर चली जाओ, तुमको बहुत खतरा है। आयुष ने ऐसा बोला है मुझसे। आपको क्या शक लगता है, किसको किससे खतरा हो सकता है? उसकी फैमिली वालों से ही, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं, मेरे पास पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सारी चीज़ें मुझसे सुबह बोली गई हैं, मैं ये सब चीज़ें कभी नहीं करती, पर मुझे मजबूर किया गया। मुझे ये सब चीज़ें, इवन मैंने बोला, सुबह भी बोला कि नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, बस मुझे सारी चीज़ें वापस सही मेरी ज़िंदगी में सही चाहिए, क्योंकि इससे सब कुछ सही है पर मेरी ज़िंदगी एकदम उजड़ गई है, क्योंकि मेरे साथ इधर भी कुछ नहीं है उधर भी कुछ नहीं है, तो बस मैं बीच में फंसी हुई हूँ। आपने शादी कहाँ किया था, किस? जी हाँ, ये आयुष के पापा ने ही इस चीज़ के लिए परमिशन दी थी कि आप लोग चाहते हो तो शादी कर लो, मुझे
कोई दिक्कत नहीं, बस हम अपने घर पे आपको नहीं रख पाएंगे। तो आयुष ने इस चीज़ से एग्री किया था। अभी मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि इसने ज़बरदस्ती शादी करी है। अब बताइए, ज़बरदस्ती कोई शादी की जा सकती है? वो जाके खुशी खुशी शादी, आप उसके घर पे भी वीडियोस होंगी, आप देख लीजिए। उसने खुशी खुशी शादी करी, अपनी मर्जी से शादी करी है। और क्या कहते हैं, मेरे ऊपर आरोप लगा कि मैंने उस लड़के को फंसाया। अब बताइए मैं कैसे किसी लड़के को फंसा? वो जाके मेरे घर पे क्या कहते हैं, बालकनी से कूदने जा रहा था और भी बहुत सारी नौटंकियां करी। उसने पिस्टल रखी थी, वो बोला कि मैं मार लूंगा या फिर तुमको मार दूंगा। ये सारी चीज़ें उसने घर पे करी। अब बताइए, तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, ये सारी चीज़ें होने से अच्छा ना कि शांति से रहें और शादी हम कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी उसको पसंद करती थी। ऐसा नहीं उसने ज़बरदस्ती शादी एक तरफा, ऐसा नहीं, हम दोनों की ही मर्जी थी। पर आरोप मेरे ऊपर लग रहा है कि मैंने सिर्फ मेरी मर्जी से शादी करी, तो ये बिल्कुल भी निराधार है। आज आपने की जो बात हुई, 2-3 घंटे बात हुई, क्या उसमें आपने कभी कहा उसकी आप फरार हैं, आपको कानून के हवाले कर देना चाहिए, पुलिस आपको ढूंढ रही है, क्या इस बारे में बात हुई? जी हाँ, मेरी इस बारे में बात हुई। मैंने कहा था मैं बेल, अगर आप बोलो तो मैं बेल भी कराने के लिए भी तैयार हूँ। जो भी मेरे पास है मैं सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ। और आप बेल मतलब हो जाएगी, आप परेशान मत होइए। और उन्होंने बोला ठीक है, मैं मंडे को सरेंडर करूँगा, ये उन्होंने बोला था। क्योंकि अभी उनकी तबीयत भी नहीं सही है, थोड़ी सी उनको चोट लगी थी, तो उस चीज़ को, उनके पैर हाथ में पहले से चोट है, खरोचे लगी हुई हैं, तो क्या कहते हैं वो गिर गया था, तो उस चीज़ को लेकर उनकी थोड़ी सी हेल्थ सही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं मंडे को ही, क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार की कोई, ना तो मुझे झूठी ना तो सही, मुझे किसी चीज़ का भरोसा नहीं है, सही है कि गलत, पर उसने जो बोला मुझे वो पता है कि उसको अभी उसकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए वो सरेंडर नहीं कर रहा है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आयुष की पत्नी है, जिनका कहना है कि जिस तरीके से उस रात में मड़ियाओं थाना क्षेत्र में हुआ और अब जाके उनकी पारिवारिक लड़ाई सामने आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखा जाए तो कौशल किशोर हो या फिर उनकी पत्नी हो या फिर आयुष हो, तीनों लोगों में कुछ अंदर चल रहा था। और इसी वजह से जो आयुष ने बाहर शादी कर ली थी, उसको नागवार भी गुजरी थी सांसद को, ये सब तमाम जो मामले हुए थे और उसकी कड़ी सबसे बड़ी मजबूत होकर निकल के आई है। तो कहीं ना कहीं पैसे का, जिस तरीके से आयुष अपनी ज़िंदगी काट रहे थे अपने पिता से अलग हट करके, अपने माँ से दूर रह करके, तो कहीं ना कहीं ये सब पूरे मामले जिस तरीके से इकट्ठा हुए और इतना बड़ा एक घटना का जिस तरीके से क्रियापन हो गया है। क्या प्रश्न आशीष कश्यप, आशीष यादव के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं अंकिता के इस बयान के बाद उनके ससुर कौशल किशोर ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, वो जानना भी बेहद अहम है, क्योंकि सीधा सीधा आरोप अंकिता ने अपने ससुर पर लगाया है। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। अगर आयुष ने अपने ऊपर गोली मरवाई है किसी को फंसाने के लिए, तो आयुष जब पुलिस चौकी पे गया तो नाम क्यों नहीं लिया? जब पुलिस के बड़े अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे थे मेडिकल कॉलेज में, तो उसको बताना चाहिए था कि फला फला लोगों ने गोली मारी जिनको फंसाना चाहता था। उसने किसी का नाम नहीं लिया। वो तो कहने लगा मैं जान ही नहीं पाया मुझको किसने गोली मार दी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी अपने सांसद आजम खां के समर्थन में 13 मार्च से साइकिल यात्रा निकालने वाली है। रामपुर से शुरू होने वाली साइकिल यात्रा करीबन 350 किलोमीटर का सफर तय करके 21 मार्च को लखनऊ ही पहुंचेगी। सपा का आरोप है कि रामपुर के सांसद आजम खां के खिलाफ बीजेपी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। इसी के विरोध में साइकिल यात्रा के जरिए सपा जनता का ध्यान आकर्षण करेगी। आपको ये बता दें कि सपाई हर दिन करीबन 40 किलोमीटर साइकिल चलाने वाले हैं। इस दौरान महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था का मुद्दा भी जोरों से उठेगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 12 मार्च को रामपुर के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में प्रेस वार्ता का भी जिक्र किया है और वहां एक जनसभा भी वो करते नजर आएंगे। तो इस पर ताजा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से। अनूप, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस पूरे मामले पर? देखिए पूजा, समाजवादी पार्टी जो इस समय हालात को समझती है, क्योंकि पश्चिम में जिस तरीके से किसान आंदोलित है, किसानों सरकार से नाराज है, तो कहीं ना कहीं उसको अपनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। अब चुनाव पंचायत जिस तरीके से नजदीक है, ऐसे में समाजवादी पार्टी आजम खां कहीं ना कहीं मुस्लिम नेता माने जाते हैं, वहीं से आजम खां यानी मेरठ से उस यात्रा को स्टार्ट करना चाहती है और जनता को, मुस्लिम समुदाय को एक बार फिर से जोड़ने के लिए, एक बार फिर से आवाहन करने के लिए लगातार जिस तरीके से वहां पर साइकिल यात्रा के माध्यम से
क्षेत्र में जाते हुए और उन सरकार की योजनाओं की या फिर आजम खां पर किस तरीके से मुकदमे लगाए गए, ये सब बताते हुए लखनऊ तक आना है। यानी कहा जा सकता है कि इस साइकिल यात्रा के माध्यम से एक बार फिर से समाजवादी पार्टी मुस्लिम समुदाय को जोड़ने का प्रयास करेगी। समाजवादी पार्टी कोशिश एक बार बिल्कुल पूरी तरीके से करना चाहती है कि जिस तरीके से आजम खां पर मुकदमे लगे या फिर जिस तरीके से लगातार वो जेल में है, उनके परिवार पे किस तरीके से आरोप लगाए गए, ये सब तमाम चीजों को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है और आधिकारिक बयान भी आ चुके हैं लगातार, चाहे मुलायम सिंह की बात करें या फिर अखिलेश यादव की बात करें। ठीक है, दोनों नेताओं के बयान आते हैं कि जिस आजम खां के साथ समाजवादी पार्टी है और रहेगी, तो एक बार फिर से चुनावी दौर में आजम खां को भुनाने के लिए, आजम खां चूंकि मुस्लिम नेता माने जाते हैं, उसको लेकर साइकिल रैली निकालने का प्लान बनाया है समाजवादी पार्टी ने। पूजा, यानी कि अनूप, ये कहा जाए कि ये पूरी तरीके से प्रायोजित है या फिर यूं कहें कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको साधने की कवायद में सिंपैथी यात्रा है, इसको साइकिल यात्रा ना कहकर हम सिंपैथी यात्रा कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल पूजा, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा पश्चिम के जो किसान हैं वो इस समय नाराज हैं, सरकार से काफी नाराज और आंदोलित हैं। आपने देखा दिल्ली बॉर्डर पर अभी भी लोग हैं वहां पर, और इस समय पंचायत का चुनाव है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरा फायदा उठाना चाहती है और वहां के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको एक बार फिर से, क्योंकि जिस तरीके से 2014 के चुनाव की बात करें, 2019 के चुनाव की बात करें, मुस्लिम वोटर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से नाराज था और दूर हुआ। अब इन सब चीजों को लेकर जिस तरीके से आजम खां एक मुस्लिम नेता माने जाते हैं, मुस्लिम लीडर माने जाते हैं, तो ऐसे में आजम खां की जो मुश्किलें लगातार बढ़ी हैं, लगातार मुकदमे लिखे गए हैं, उसको लेकर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा संपर्क अनूप आपसे टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी मिशन शक्ति की। मिशन शक्ति के तहत प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सार्थक कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि महिलाओं की मदद के लिए 300 महिला पुलिसकर्मियों को पीआरवी पर तैनात किया गया। महिला पुलिसकर्मियों ने अब तक 1,21,509 महिलाओं को मदद पहुंचाई है, जिसमें छेड़छाड़, घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं का भी निपटान किया गया। तो वहीं रात में जो कुछ अकेली महिलाएं रहती हैं, युवती रहती हैं, उनको भी सुरक्षित उनके घर तक इस अभियान के जरिए ही पहुंचाया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि मिशन शक्ति किस तरीके से महिला शक्ति बना। योगी सरकार ने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए इस अभियान की शुरुआत करी। 300 महिला पीआरवी पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने अब तक 1,21,000 के करीब महिलाओं को मदद पहुंचाई है। तो वहीं 17 अक्टूबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक के ये आंकड़े हैं। एक साल में घरेलू हिंसा में 3,27,000 माफ कीजिएगा मामलों में 112 से महिलाओं को सहायता मिली है। मिशन शक्ति के तहत प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य था कि सभी विभाग और समाज के सभी अंग मिल करके ऐसा काम करें कि हम लोग अपने प्रदेश को महिलाओं के लिए और सभी के लिए और सुरक्षित बना पाएँ। इसमें 112 को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, जिसमें कि हमने अपने ऐसे कॉल जो महिलाओं से संबंधित होते थे उनको बहुत गंभीरता से लिया और उनके ऊपर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देने का प्रयास किया। तो वहीं कानपुर के जेल में दुष्कर्म के आरोपी की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले युवक को पब्लिक ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 दिन पहले जेल भेज दिया था। तो वहीं पुलिस ने अब घटना के बाद युवक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। वाजपेयी नाम के व्यक्ति पर उसी गाँव की एक महिला के साथ रेप करने का आरोप था। इस संबंध में घटना के दूसरे दिन गांव वालों ने सुबोध वाजपेयी को गांव के बाहर से कहीं पकड़ करके ला करके थाने पर सुपुर्द किया था, जिस पर पुलिस ने उसका मेडिकल कराया तथा उसे जुडिशियल रिमांड में जेल भेज दिया गया था। आज सुबह जेल में सुबोध की डेथ हो गई है, पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है। मृत्यु के सही कारण का पता पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। इस संबंध में जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।